हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC 13 से एक विषय भारत में नियोजित विकास की रणनीति इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाए जाने वाली विकास रणनीति की दिशा एवं दशा को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था की ब्रिटिश विरासत 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिदृश्य एवं स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा एवं गांधी एवं नेहरू की वैचारिक दूरदृष्टि रही। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर नगण्य थी। कृषि क्षेत्र में उद्योग के लिए आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ था। जनमानस गरीबी, बीमारी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी के दुष्चक्र में जकड़ा हुआ था। इस पृष्ठभूमि के साथ स्वतंत्र भारत के समक्ष यह चुनौती थी कि वह किस प्रकार की विकास रणनीति तय करे जो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय जनमानस को अंग्रेजी हुकूमत की नकारात्मकता एवं दुष्कार्यों से मुक्ति दिला पाएगा। चुनौती यह थी कि नियोजित विकास एवं बाजार उन्मुखी विकास में से किस रणनीति को प्राथमिकता दी जाए। ध्यातव्य है कि बाजार उन्मुखी विकास हमेशा उच्च लाभ की गतिविधियों, मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता को प्राथमिकता देता है, जबकि नियोजित विकास सीमित संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग करता है ताकि इच्छित विकास संबंधी लक्ष्य को उपलब्धि की जा सके। इसलिए नियोजित विकास की रणनीति को एक ऐसे विकास अभिकरण के रूप में प्राथमिकता दी गई जिसके तहत भारतीय राज्य विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं एवं सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव को मूर्त रूप दे सके। नियोजित विकास के चयन के प्रभावी कारकों में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य का भी प्रभाव रहा। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था प्रतिमान को चुना तथा 1929 से 33 की वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में सफल रहा। इस दौरान J.M. कीन्च ने अर्थव्यवस्था में संसाधनों के प्रबंधन में राज्य की अहम भूमिका की वकालत करते हुए कहा कि राज्य ही कराधान एवं व्यय नीतियों के द्वारा मांग एवं पूर्ति को साम्य को बनाए रख सकता है। भारत में नियोजित विकास संबंधी पहल। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व 1930 के दशक से ही नियोजित विकास संबंधी संस्थागत प्रयास किए जाने लगे। 1937 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था कि वह स्वतंत्र भारत के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें। 1942 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने टाटा की अध्यक्षता में एक विकास योजना प्रारूपित की जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। इस बॉम्बे प्लान में प्रस्तावित किया गया कि स्वतंत्र भारत में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए। वह औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना मुहैया कराए। कांग्रेस प्लान तथा बॉम्बे प्लान में मौलिक अंतर इस बात का था कि कांग्रेस प्लान केंद्रीकृत योजना विकास पर बल दे रहा था, जिसमें राज्य निजी व सार्वजनिक उत्पादन एवं उपभोग की विकास की प्राथमिकताओं के निमित्त इच्छित हस्तक्षेप कर सकता था, जबकि बॉम्बे प्लान के अनुसार राज्य एवं बाजार दोनों विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार मात्र होंगे। इसके अलावा विकास का गांधीवादी प्रारूप श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही मानवेंद्र नाथ रॉय ने पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया। ये सभी योजनाएं प्रारूप ऐतिहासिक महत्व के थे क्योंकि विकास संबंधी रणनीति के चयन में इन प्रारूपों की अहम भूमिका रही। विकास संबंधी रणनीति पहल में
1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम था। इस औद्योगिक प्रस्ताव में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत उद्योगों को 4 भाग में बांटा गया। पहली श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, नाभिकीय ऊर्जा आदि को रखा गया, जिसमें राज्य का एकाधिकार होगा। दूसरी श्रेणी में आधारभूत संरचना को रखा गया, इसके विकास में राज्य की अहम भूमिका होगी। तीसरी श्रेणी में ऐसे आधारभूत उद्योग होंगे जो राज्य की नज़र में राज्य नियोजित एवं विनियमित होगा, जबकि चौथी श्रेणी में जो भी उद्योग एवं उद्यम बचेंगे उसमें सिर्फ निजी क्षेत्र की भूमिका होगी। अतः यदि हम 1948 की औद्योगिक क्रांति का विश्लेषण करें तो यह एक प्रथम मूर्त प्रयास था, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना था। उसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की पारस्परिक भागीदारी होनी थी। आज भारत में नियोजन का मुख्य ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसके तहत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है एवं समृद्धि एवं विकास के नियोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में नियोजन की शुरुआत। नियोजन को सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि की उपलब्धि के अभिकरण के रूप में देखा गया। इस दिशा में 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की जवाबदेही है कि वह देश के संसाधनों एवं जरूरतों के अनुरूप नियोजित विकास का पंचवर्षीय प्रारूप तैयार करे। इस दिशा में योजना आयोग ने 1951 से 2012 तक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 3 एकवर्षीय योजनाएं को सूचीबद्ध किया। चूँकि भारत एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए विकास की संघात्मकता को ध्यान में रखते हुए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री की सदस्यता यह सुनिश्चित करती है कि नियोजित विकास की पंचवर्षीय रूपरेखा में सभी राज्य के समुचित विकास की संभावना को सुनिश्चित किया जाए। योजना आयोग द्वारा बनाया गया नियोजित विकास प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संसदीय स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वित किया जाता है। इस दिशा में प्रत्येक वर्ष का बजट नियोजित विकास के प्रारूप के वार्षिक घटक के रूप में कार्य करता है। अब हम नियोजित विकास के उद्देश्यों को देखें तो नियोजित विकास के उद्देश्य का तात्पर्य नियोजन के परिभाषित, प्रस्तावित एवं घोषित लक्ष्य से है। ये उद्देश्य सामान्य एवं विस्तृत हो सकते हैं तथा इसका लक्ष्य दीर्घकालिक हो सकता है। साथ ही कुछ विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, जिनकी प्राप्ति योजना विशिष्ट होती है। इसलिए भारत में नियोजित विकास के उद्देश्य की अर्थपूर्ण समझ के लिए इन उद्देश्यों को दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दीर्घकालीन नियोजित विकास के उद्देश्यों का संबंध मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक सरोकार से है। इसे पिछले 6 दशक के अनुभवों के आधार पर इन सरोकारों को 6 विभिन्न प्रमुख उद्देश्यों में संदर्भ में समझा जा सकता है। ये दीर्घकालीन प्रमुख उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार, साम्य तथा सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन एवं आधुनिकीकरण है। आर्थिक समृद्धि को समझेंगे। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना समृद्धि के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतम दर में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। इसके अलावा जब नियोजित विकास की योजना की सफलता अथवा असफलता पर विचार किया जाता है, तब मुख्य रूप से इस तथ्य का आकलन किया जाता है कि आर्थिक समृद्धि घोषित लक्ष्य या उसकी उपलब्धि पर की दर क्या रहेगी। यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं के सकल घरेलू उत्पाद में घोषित वृद्धि का लक्ष्य 2.1% था, तो 11वीं में बढ़कर 9% रखा गया। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य देश की मूल जरूरतों जैसे खाद्यान्न, मशीनों तथा अन्य उपकरणों की दृष्टि से घरेलू उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर होना है। इस तात्पर्य यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों को सुनिश्चित करने की स्वायत्तता बनाए रखे। आत्मनिर्भरता उद्देश्य को 2 आधारों पर वैध ठहराया गया। इसका मूल उद्देश्य घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा आयात पर अंकुश लगाना है। आत्मनिर्भरता की वकालत न सिर्फ विदेशी व्यापार बल्कि विदेशी तकनीकी
प्रबंधन एवं पूंजी के संदर्भ में भी थी। आयात को उच्च तटकर एवं सीमित आयात के जरिए हतोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि कुछ विदेशी वस्तुओं पर पूर्णतः रोक लगा दी गई ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और उपभोक्तावाद पर अंकुश बना रहे। आत्मनिर्भरता परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करते हुए तीसरी योजना आयोग ने इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए 3 बातें कहीं। प्रथम, आत्मनिर्भरता का तात्पर्य विशेष प्रकार की विदेशी सहायता को स्वीकार न करना। दूसरी, आत्मनिर्भरता उद्देश्य की उपलब्धि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में संभव है। तीसरी, इस दौरान सिर्फ ऐसी विदेशी सहायता स्वीकार करनी चाहिए जिससे देश में उत्पादन एवं बचत में वृद्धि कर आर्थिक क्षमता का विकास किया जा सके। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य शून्य बेरोजगारी कदापि नहीं होता। किसी भी अर्थव्यवस्था में सदैव बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पाई जाती है, जिसका कारण संबंधित अर्थव्यवस्था में अनवरत संरचनात्मक परिवर्तनों का पाया जाना है। चूंकि श्रम की बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति में समृद्धि की प्रक्रिया एवं दर गैर समावेशी हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था में गरीबी और अमीरों के बीच खाई बढ़ने लगती है, इसलिए भारत में नियोजित विकास रणनीति में बेरोजगारी उन्मूलन को केंद्रीयता दी जाती है। पहली से चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्ण रोजगार घोषित योजनागत लक्ष्य के रूप में नहीं रहे। पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार को आर्थिक नियोजन का उद्देश्य माना। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार दर में वृद्धि की बात पर बल दिया गया। हालांकि रोजगार सृजन की रणनीतियां कभी भी प्रभावशाली नहीं रही। यही कारण है कि नवी पंचवर्षीय योजना से आज तक श्रम का त्वरित औपचारिकरण होता जा रहा है तथा देश आज अनियंत्रित बेरोजगारी की दहलीज पर खड़ा है। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक असमानताओं में कमी। आर्थिक समृद्धि का न्यायोचित वितरण सामाजिक न्याय की दिशा में एक पूर्ण शर्त है। साथ ही जब आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय को स्थापित करती है तब वो विकास का रूप धारण करती है। इसलिए भारत में नियोजित विकास के मूल में सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जिसकी प्राप्ति लोगों के बीच की आर्थिक असमानताओं को कम कर ही की जा सकती है। योजना आयोग असमानताओं को कम करने से संबंधित सुझाव समय समय पर देता रहा है। इस दिशा में आयोग की राय में पूंजी लाभ और सट्टे व मुनाफे को सीमित कर सरकार को कराधान की प्रणाली को सख्त बनाना चाहिए। योजना आयोग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असमानताओं को कम करने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सामाजिक सेवाओं का विकास तथा एक न्यायोचित कृषि मूल्य नीति बनाने की संस्तुति करता है। अगला है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजित विकास कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। 5वीं एवं 6ठी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई। 7वीं से 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन एवं निर्धनता निवारण मुख्य मुद्दा रहा। इस दिशा में 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी समृद्धि इंक्लूसिव ग्रोथ पर बल देती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिनियम 2005 के तहत गांवों में रह रहे प्रत्येक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का कानूनी अधिकार भी प्रदान किया गया है। ग्रामीण निर्धनता से निपटने के लिए जन वितरण प्रणाली कार्यरत है। अगला है आधुनिकीकरण। उत्पादन में वृद्धि हमेशा संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकों का प्रयोग करके की जा सकती है। इसलिए भारत में नियोजित विकास के उद्देश्यों में आधुनिकीकरण को आर्थिक समृद्धि के दूत के रूप में देखा जाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण को एक व्यापक संदर्भ में प्रारूपित किया गया। इस संदर्भ में आधुनिकीकरण प्रक्रिया उत्पादन ढांचा में बदलाव, उत्पादकता में विविधता, तकनीक का नवीनीकरण एवं आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव से संबंधित है। आज के लिए इतना ही।